एपी का जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था फॉर एपी, इसमें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो सबने ऑलमोस्ट गलत किए हैं। अब दामिर करना क्या है, इस टेस्ट पेपर को अभी देख लो, घर जाकर एक बार खुद से सॉल्व करके चेक करके मुझे मुझे खुद चेक करवाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 उसने लिखा है आपको 3 नंबर्स एबीसी की वैल्यू निकालनी है। इट्स गिवन A7 B23 C। दीज 5 नंबर्स आर इन एपी। ये 5 नंबर्स एपी में हैं और इसके बेसिस पर आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, विच इज फाइन। आपने इक्वेशंस फॉर्म की है, आंसर निकाला है, डन। अदरवाइज ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। अब आपकी कैलकुलेशन की गलती हुई है तो फिर सोचने वाली बात है ना वंशिका? अगर कैलकुलेशन की गलती हुई है तो बहुत सोचने वाली बात है कि एक सिंपल प्लस माइनस में इक्वेशन सॉल्विंग में लिखो हम गलती क्यों कर रहे हैं। लिखो साथ साथ, फोन है ना, खोलते हैं हम फोन, पेपर निकालो इसमें से। हाँ, तो लिखो, कब लिखेंगे हम? तो नाउ इफ यू हैव दीज 4 इक्वेशंस, हमारे पास 4 टर्म्स है यहाँ पर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। इन दोनों को अगर चेक करते हैं तो b-7 इज इक्वल टू 23 माइनस b, 2b इज इक्वल टू 30, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। एंड इफ b इज 15, आपके पास ये पूरी एपी सॉल्व हो जाती है। ये बन जाता है A7 15 23 C। इसके बाद अब ये पूरी सॉल्व करनी और भी आसान हो जाती है। समझ में आया हमें? समझ में आ गया इतना हमें सबको? दैट वी हैव 5 टर्म्स इन एपी। उसमें आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करके समझ में आता है, वैसे कर लो कि आपने लिया a प्लस डी इज 7, a प्लस 3d इज 23। एपी में प्लस माइनस चलता है, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई होता है। क्या करते हो, ये प्लस ही उड़ा दिया, फॉर्मूला में ना प्लस ही नहीं लिखा हुआ। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया, -2d इज इक्वल टू -16, d इज इक्वल टू 8 और d की वैल्यू 8 आ गई तो a की वैल्यू आप क्या लिखोगे, -1। सो योर फर्स्ट टर्म इज -1, c की वैल्यू आ गई 31। कॉमन डिफरेंस जब आपके पास आ चुका है और वो इन 3 टर्म्स के बेसिस पर भी हमने निकाल लिया है। क्लियर हो गया इतना? ये क्वेश्चन आप दोनों वे से कर सकते थे। आई वुड हैव प्रेफर्ड दिस वे बिकॉज 2 मार्क्स का मैंने दे दिया था, लेकिन ये होता 1 मार्क में ही है। समझ में आ गया? होता 1 मार्क में है कि पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। उसके लिए आपको ए निकालना है चाहे नहीं निकालना, वो एक कंफ्यूजिंग चीज के लिए दिया हुआ है। आपको कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो आप बी निकालते हैं, डायरेक्टली सी निकाल लेते। समझ में आ गया इतना? हैव वी अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट हमारे पास है आप क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट करो। अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रहती फिर तो काफी आपका काम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा हुआ है। इसमें ना जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है जरूरी नहीं है आपको वैसे ही लिखना था, ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन कि आपको नेक्स्ट की टर्म्स निकालनी है इसमें। तो यू कैन ऑलवेज, एक तो इसमें लिखा है चेक वेदर द टर्म्स आर इन एपी, तो आपको यस और नो लिखना था, एक नंबर उसका होता है। ठीक है, तो यस दे आर इन एपी। फर्स्ट टर्म क्या है,
a प्लस बी। अब दूसरी में उसने क्या किया, a प्लस बी, a प्लस वन प्लस बी। तीसरी में क्या लिखा है, a प्लस वन प्लस बी प्लस वन, इस तरह से लिख दिया। कुछ नहीं करना आपको, ये तीन टर्म्स एपी में है। नेक्स्ट की टर्म क्या होगी, आई वुड सिंपली राइट एज a प्लस बी प्लस थ्री, फिर मैं लिखूंगी a प्लस बी प्लस फोर, फिर हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस फाइव। समझ में आ गया इतना। थर्ड क्वेश्चन, और यस भी लिखना था, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक हम फॉर्मूला मेथड से जाते हैं, उससे थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचो। आपने डी निकाल लिया ना, उसके बाद सॉल्व करना नहीं आया, ठीक है ना। आपको टर्म्स दी हुई है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, फिर दिया हुआ है 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी, फिर दिया हुआ है 5a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। किसने कैंसिल की थी, बी और बी कैंसिल कर दिया था आपने ना। हाँ, वो नहीं होता बच्चे, क्योंकि ये पूरा प्लस माइनस में टर्म है। इंडिविजुअल होता तब हम कैंसिल करते। तो ऊपर देखो ना, ए में क्या बन गया है, 3a, फिर बन गया 5a, तो a में कितना ऐड हो रहा है, 2a। b देखो, माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b, b में कितना ऐड हो रहा है, माइनस b। सबके डिनोमिनेटर्स सेम है, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। एक यहाँ पर a, 3a 5a, तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए इसमें, माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b। नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, इसमें तो पूछा भी नहीं है whether the terms are in AP, इसने लिखा है find the two terms, बस 2 मार्क्स का था। हाँ जी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना एपी की, इसलिए 2 मार्क्स का था, वरना 1 मार्क में ही आता है। समझ में आ गया। हर बार फॉर्मूला नहीं है कि ठीक है डी निकाल लिया, डी भी आपने कैसे निकाला, उसमें कैलकुलेशंस में गलती कर रहे हो। 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस a माइनस b अपॉन a प्लस बी। एलसीएम ले लिया a प्लस बी, 3a माइनस 2b माइनस ऑफ a माइनस b। जब बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के तो साइन चेंज हो जाता है, इट वुड बी लाइक दिस। अगेन द कॉमन डिफरेंस बिकम्स 2a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो आपको अब इसमें ऐड करना है। देखो हर एक टर्म में जब आप ऐड कर रहे हो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस, है ना। अब क्या करते हैं, हमने थर्ड टर्म निकाली हो या फोर्थ टर्म निकाली है, भाई इसमें ही कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म में ऐड करना है 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स करके, है ना। मतलब क्या करना है हमें, 2a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालनी है 2a माइनस बी a प्लस बी। हाँ जी, ये समझ नहीं आया सॉल्व कैसे करना है, यहां पर अटक गए हम आकर। तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग ओपन रखो जब आप एक इन्हीं क्वेश्चंस को ना, जब हम एज अ क्विज फ्लैश में देखते हैं, हम कहते हैं लॉजिकल सा तो है 1 मार्क में हो रहा है, वही चीज यहाँ करनी थी। डोंट गो एवरीथिंग कि नहीं जी हमें डी निकालना है, उसके बाद निकाल भी रहे हो तो इसमें ऐड कर लो, राइट। जैसे कि मैंने आपके पास एपी लिखी 1 6 देन 11 देन 16। अब आप इसको नेक्स्ट नंबर निकालोगे तो 16 में ऐड करोगे कि 1 में ऐड करोगे, 16 में ऐड करके क्या निकालोगे आंसर, 21। आप क्या करो कि नहीं जी हमें 1 में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस को, फोर्थ टर्म है तो 3 टाइम्स में 5 को ऐड करके फिर आंसर निकालो। समझ में आ गया। दिस इज नॉट द वे वी वांट। हमें इतना भी फॉर्मूला बेस नहीं होना और बहुत ही हमें लॉजिकल बेस नहीं होना कि हम सॉल्व ना कर पाए। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं लगाने हमें। जहां पे लिखा है राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, कॉमन डिफरेंस क्यों निकालना है, 2 टर्म्स लिखो बस खत्म काम। आपको क्या करना होगा, मतलब उसमें और क्या कर सकते हो। समझ में आ गया इतना। एंड जब आप इन चीजों में पहुंचते हो, मेक श्योर योर कैलकुलेशंस आर ऑन पॉइंट। आपका एलसीएम होगा a प्लस बी, 2a माइनस बी प्लस 6a माइनस 3। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर नहीं।
3 से सिर्फ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3 है ना, हाँ तो ठीक तो आ गया। ए में है ना, 2a नहीं है ना बच्चे, फर्स्ट टर्म तो ए है ना, तो a माइनस बी प्लस 6a माइनस 3b, तो ये बन जाएगा 7a माइनस 4b अपॉन a प्लस b। समझ में आ गया हमें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, ऑलमोस्ट सबका सही था, सिर्फ वंशिका का तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, और जिसने नहीं किया सॉल्व है कोई यहाँ पे प्रेजेंट बच्चा जिससे सॉल्व नहीं हुआ, करो सॉल्व बैठ कर। सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म, दामिर बताओ कैसे होगा ये। सम का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे बच्चे, क्योंकि उसने क्या कहा है, सम ऑफ 5th टर्म 7th टर्म, हाँ a प्लस 4d यहाँ से क्या बन गया ये, हाँ इसके बाद क्या करेंगे, लिखो जल्दी से, करो सॉल्व इसको सब। तो सम पे दोबारा कर लो, हाँ अभी किया तो नेक्स्ट वाला कर लो, जो गलत है वो कर लो। फिफ्टी 2/2 कितना होता है वंशिका, हाँ जी। इतनी मतलब बेसिक कैलकुलेशंस गलती बहुत ध्यान रखो, विच आई वुड से शायद, आई एम नॉट सेइंग इट, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, शायद आप लोग डिस्कशन कर रहे हो या कुछ बोल रही हो, हाँ जैसे सुनकर इतना डिस्ट्रैक्ट हुए, वरना इतनी तो बेसिक कोई भी नहीं करेगा। 52/2 हाउ कैन इट बी 27? ये तब क्या होगा ना, ठीक है, सॉल्व हो गया था मैं। क्या किया इसके बाद, a प्लस 5d इज 26, a प्लस 9d इज 46, सब्ट्रैक्ट किया, 4d किसके इक्वल आ गया 20, d किसके इक्वल आ गया 5, एक वैल्यू 1, हम तो मार्क्स ले लेते इसमें है ना, हाँ मिल रहा है ना, हाँ 1 6 11 एंड दैट्स इट। हमें 3 टर्म्स लिखनी है एपी में और हमारा काम उतना खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद, कौन सा क्वेश्चन है पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम एंड। इसमें क्या करना चाहिए, सबसे इजी है, आपको एपी दी हुई है -2 -4 -6 सो ऑन टिल -100। हाँ क्या करना चाहिए हर्षित बोलो, ए 12 निकालना है, 12th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। दामिर क्या करेंगे इसमें आप, हाँ हाँ, तो अब हमारा ए कितना है -100, कॉमन डिफरेंस कितना है +2, समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस इज +2। अब इस वाले एपी की 12th टर्म निकालेंगे, लास्ट की 12th टर्म निकालने का मतलब है रिवर्स द एपी एंड देन फाइंड द 12th टर्म। 12th term from end of this AP is same as 12th term from beginning of this AP. समझ में आ गया इतना हमें, तो A12 हमारे पास आ जाएगा A प्लस 11D, जिसे आप लिखोगे -100
प्लस 11 इंटू 2। अच्छा, किसने इसको 88 लिखा है? कोई है बच्चा यहाँ पे? हाँ जी, वेरी गुड, है ना। 100 माइनस 22 इज 88। मतलब मैं पूरा क्वेश्चन चेक करके फिर पहुंची कि अच्छा यहाँ गलती की है कैलकुलेशन। ये हंसने की बात नहीं है, आप इतनी माइनर से कैलकुलेशंस में अगर गलती कर रहे हो तो बी केयरफुल अबाउट योर कैलकुलेशन, बेकार के नंबर कटवा रहे हो। ठीक है, बनता इसमें 0 ही था, मैंने फिर भी आधा दे दिया। हाँ, काट लो, थैंक यू तो ऐसे बोले तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में मैंने आपको स्ट्रेट अवे कहा था कि अगर आपको 3 टर्म्स इन एपी दी हुई है ना, पहले तो आपने सबने कहा 3 टर्म्स को लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एंड द सम इज गिवन एज कितना दिया हुआ है? 33। ठीक है, आपने कहा 3a प्लस 3d इज 33। दिस इज व्हाट एवरेज एवरीबॉडी हैज डन। तो a प्लस डी कितना आ गया? नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट फॉर्म करो। क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। पहले तो प्रोडक्ट कहा है, प्रोडक्ट निकलता कैसे है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट टर्म कौन सी है? थर्ड टर्म कौन सी है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू, पता क्या किया यहाँ पर आकर? प्रोडक्ट किया ना, ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस 2d। हाउ कैन इट बी द प्रोडक्ट? जब निकाल रहे हो दूसरे टर्म बाइनोमियल है तो हम इस तरह से क्यों नहीं लिखेंगे इसको? इज इक्वल टू exceeds the second term by 29, exceeds the second term। second term कौन सी है? प्लस 20। और आपको a प्लस डी की वैल्यू क्या दी हुई है? 11। और उससे आप डी a की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? तो यहां से पुट कर दो। मतलब ठीक है, आपने अगर इस वाले तरीके को करना है तो ठीक से तो करो। समझ में आया? 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी इज इक्वल टू 40। डी स्क्वायर इज 81 और डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 9। अब जो मैंने तरीका करवाया था आपको इस क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं रहती उसमें। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? डी आ गया, ए की वैल्यू 11 है, आप एपी फॉर्म कर दोगे, 2 एपीज बनेंगी। 11 माइनस 9 विच इज 2, आप डी की वैल्यू को 9 लोगे, ए की वैल्यू को 11, या डी की वैल्यू को -9, ए की वैल्यू को 11। ए प्लस डी दिया हुआ है, ए कितना आ जाएगा? ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालती हूँ, डी की वैल्यू को 9 लिखूंगी, बिकॉज आई एम गोइंग बाय द वे ना। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू 2, यहाँ पर भी 2। आपकी टर्म्स है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो यहाँ से अगर मैं लेती हूँ 2 प्लस डी 11, 2 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 20। The terms could be this. If I take it -9, फर्स्ट टर्म हमारी है 2, यहाँ पे -2 आएगा, नहीं -2 आएगा। ठीक है, -11 -2 -11 -2। अब जो मैंने आपको वे कहा था, जब भी आपके पास 3 टर्म्स इन एपी होती है, इट्स ऑलवेज बेटर कैलकुलेशन वाइज। नहीं समझ में आता तो मत करना, पर इस तरीके को भी सही से करो। हम क्या लेते हैं?
लेट द थ्री टर्म्स इन एपी बी ए माइनस डी ए प्लस डी। लिखो इसको, थ्री टर्म्स इन एपी आर टेकन एज three terms in AP are taken as A minus D, A plus D। क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस में जहां पे थ्री नंबर्स इन एपी दिया होता है ना, उनका सम दिया होता है एपी का, उन तीन नंबर्स का सम दिया होता है। इसके लिए अपने काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम ये वाला सीक्वेंस एक फॉलो करते हैं, जिसमें ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है और ये आपकी थर्ड टर्म। आपके पास सेंटर वाली टर्म बहुत आसान से आ जाएगी। ये वाले ऐसे दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक होगा आपकी एग्जाम्पल में दिया हुआ है स्प्लिट 207 into 3 पार्ट्स। अगर हम उसमें क्या करेंगे, ए प्लस डी लेंगे, उससे भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम नंबर्स में डील करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है सम इज इक्वल टू 33, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, उनका सम दिया हुआ 33। तो क्या आ गया, लिखो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सम कितना हो गया 33। तो इससे क्या होता है, डी और डी, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, प्लस डी माइनस डी हो गए कैंसल। 3a इज इक्वल टू 33, ए की वैल्यू क्या आ गई 11। अब आपकी टर्म्स बन जाती हैं 11 माइनस डी 11 प्लस डी। समझ में आ गया इतना हमें। अब ये तीन टर्म्स आ गई, बात वही है, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 29. Product of first and third term exceeds the second term by 29। जो स्टेटमेंट आपकी दो तीन स्टेप्स के बाद बनी थी, यहाँ पे डायरेक्टली बन जाती है। समझ में आ गया। क्वेश्चन 7 करो चलो। नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। करवाओ ना 7। नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। प्रूव दैट 29th term is 2 times twice its 19th term। ये प्रूव करना है। कन्वर और साकेत आप दोनों ने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की a प्लस 20t। तो तुमने कहा ना नॉट प्रूव में, तो मैं तुम्हें मार्क्स सच में नहीं देती, बट स्टिल तुमने सोचकर कुछ तो सॉल्व किया। जब आप इस तरह से करते हो ना, जब प्रूव वाली स्टेटमेंट, जब आप सॉल्व करते हो ना प्रूव वाली स्टेटमेंट को, जिसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, उसको एज इक्वेशन आप लेके जाते हो। तो आप कहते हो कि ये ट्रू है, मान लो। इसको हम करते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की। मैंने कहा ये ट्रू है, आपने लिखा a प्लस 28b इज इक्वल टू 2a प्लस 36d। समझ में आ गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 लेकर हमने लिख लिया a प्लस 8b, ये आ जाएगा 2a माइनस a 36 माइनस 28, 8 आ गया। a प्लस 8b की वैल्यू क्या हो गई 0, है ना। तो जो लास्ट में स्टेटमेंट बनी, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है a9 0। तो मैं लिखूंगी दिस मीन्स a9 इज 0 विच इज ट्रू। जब हम ऐसा प्रूफ करते हैं ना, किसी प्रूफ टू प्रूफ वाली स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है और हम उसी से थ्रू स्टार्ट कर देते हैं उनकी टर्म्स को शिफ्ट करके, तो इसका मतलब है कि लास्ट वाली जो स्टेटमेंट बिल्कुल सॉल्व करके एंड वाला जो रिजल्ट आता है ना, दैट शुड बी ट्रू। इफ दिस इज ट्रू दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो। समझ में आ जाएगा। आप लिखोगे, मैंने शायद किसके एक पेपर में लिखा है a9 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू हेंस, हाँ, which is true hence a29 is equal to 2 times a19। अदरवाइज कुछ नहीं करना है, आप लिखते a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या लिखते माइनस 8d। लेफ्ट हैंड साइड लेते a29 विच इज a प्लस 28d, तो माइनस 8d प्लस 28d कितना हो गया 20।
ऐसे ही आप निकालते A19 की वैल्यू, A प्लस 18D माइनस 8D प्लस 18D कितना हो गया? दिख रहा है ना क्लियरली कि A19 का डबल A29 है। आर वी क्लियर विद दिस मच? क्वेश्चन नंबर 8 बुक का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपको करवाया हुआ है कितनी बारी, और एक दो बच्चों ने सही किया होगा, बाकी सबने SN दिया हुआ है n इंटू 4n प्लस 1। एक तो S दिया हुआ है सम अप टू n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? पुट n एज 1, S1 आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1 किसके इक्वल है? 5। S2 निकालो, इतनी तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं ना। S1 इज 5, S2 इज 18, S3 इज 39। आर वी क्लियर? S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, सम अप टू फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब वो फर्स्ट टर्म दी हुई है 5। S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 किसके इक्वल आ गया? 18, जिसमें A1 की वैल्यू क्या है? लिखो, सॉल्व करो इसे, 5। तो A2 की वैल्यू आप निकाल लोगे, A2 की वैल्यू क्या आएगी? 30। S3 आपको पता है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड दैट इज इक्वल टू 39। तो 5 प्लस 13 प्लस A3 कितना आ जाएगा आंसर? ये 21। तो आपको AP ही निकालनी थी, 5, 13, 21 सो ऑन। इतना समझ में आ गया हमें? वैसे ये क्वेश्चन होता है फाइंड द 19th टर्म और फाइंड 28th टर्म ऑफ दिस AP, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, आपको सिर्फ AP निकालने को कहा था, तो एक क्वेश्चन इसके बाद खत्म हो जाता है। समझ में आ गया इतना? लिख लो इस चीज को, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। चलो इसके बाद स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। अब एज कंपैरिजन बाकी बच्चों ने ना मतलब फिर भी ठीक किया है इस क्वेश्चन को, मुझे लगा था कंफ्यूज हो गए पर नहीं हुए। हाँ जी, कैसे करोगे इसको गुरशान? लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है तो 126 से स्टार्ट करेंगे, वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी। कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा? +2 या -2? +2 होगा। मैं 126 से पूछ रही हूँ, अगर फर्स्ट टर्म 126 है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -2। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? क्यों नहीं लिख सकते? तब कहा था मैंने कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने कहा था ऐसा कुछ, है ना? अपनी आंखें बंद ना, तुम्हें नींद आ रही है बहुत दूर से, उसको वो लगा था क्योंकि उसे नींद बहुत आ रही थी। तो A is 126, D is -2 and N is 10। कईयों ने क्या किया, यहाँ से A10 निकाल ली, लास्ट 10th टर्म भी निकालने के बाद उसने फॉर्मूला लगा लिया। किसी ने कहा कि लास्ट 10th टर्म जो यहाँ से बनती है वो 108 है, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, क्योंकि हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है कि अब जो AP 126 से स्टार्ट हुई, मतलब कि जो अब AP बन रही है ऐसे,
यू जस्ट सी द प्रोसेस क्या हो रहा है, 8, 10, 12 ऐसे करते करते 126 तक पहुंचे हो। तो 126 से पहले क्या होगा, 124, इससे पहले क्या होगा, 122। अब मैं बैकवर्ड्स चल रही हूँ, 126 को पहले लिखा, 124 को सेकंड टर्म बना दिया, 122 को थर्ड टर्म, और सो ऑन करते करते 12, 10, 8 ऐसे हो गए। तो यहां से मुझे 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। समझ में आ गया? तो S10 क्या हो जाएगा, 10/2, 2 इंटू 126 प्लस 10-1 इंटू, बहुत इजी फॉर्मूला था इसमें जो करना था, अदरवाइज आप लास्ट की 10 टर्म्स भी निकाल लेते, उससे भी आंसर आ जाता। फॉर्मूला लगाया n/2 2a + n-1b। सेकेंड एक्सरसाइज किया कि नहीं की? नहीं की होगी, याद है फॉर्मूला ये? हाँ तो फिर नहीं की। फर्स्ट एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस रखे। 5.2 के सम वाला फॉर्मूला नहीं किया हुआ, 5.2 के 15 क्वेश्चंस तक किए हुए, व्हिच इज लाइक सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। हाँ, इसका 5.3 जो है वो नहीं किया होगा, इसकी हाँ वो नहीं किया होगा, वो अब नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 10, ये सम का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज ही करवाऊंगी दोबारा से आज एपी की। और ये हरगुन वगैरह सबको बोलो अगर एपी करना है तो प्लीज अटेंड करें क्लासेस, तरन को भी फोन ही करना पड़ेगा इनकी। क्वेश्चन 10 ना सबने, किसी एक दो बच्चों ने शायद किया हो, और ये डीपीएस के पेपर में भी आ जाए एग्जैक्ट क्वेश्चन। आपकी कहीं से निकाला, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कहीं से मैंने कोई ऐसा नहीं कहीं से उठाया है, बहुत अच्छी बुक से लिया, ऐसा कुछ नहीं है, आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है सिंपल सा। यास्मी सेव्स ₹32 ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ, 36 इन द सेकंड मंथ, 40 in the third month. If she continues to save in this manner, in how many months? एक सिंपल सी इंग्लिश है, इन हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीनों में। मैं आपसे पूछती हूँ कितने दिनों में काम कर लोगे, आप कहते हो 4 दिन, इसका मतलब सिर्फ 4th डे काम करना है कि पहले के 3 दिन भी साथ में ले रहे हो? ले रहे हैं ना। तो मैंने जब पूछा है हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मंथ्स, तो आप क्या करोगे, सम निकालोगे या टर्म निकालोगे? सम निकालोगे। इन हाउ मेनी मंथ्स का है, तुमने भी तो सम निकाला है, क्यों? सम निकाल के फिर वो करेंगे। अगर मैंने लिखा है हाउ मेनी मंथ्स मतलब कितने महीनों में, तो हम 1 मंथ की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मंथ्स की बात कर रहे हैं? 1 मंथ की बात कर रहे हैं। इट सेज हाउ मेनी मंथ्स शी विल सेव ₹2000। इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव ₹2000। तो यहां पर आपको निकालना था कि जो ये 2000 है वो पूरे फर्स्ट से लेकर जितने टर्म वर्क्स हम ले रहे हैं, मतलब मैं इसे इस तरह से लिखूंगी 32 + 34 + 36, ये सम किसके इक्वल होना चाहिए, 2000। समझ में आ गया? इसने लिखा ना इन विच मंथ शी विल सेव 2000, दैट वुड हैव बीन योर आंसर। ठीक है कि कौन से महीने में उसने 2000 अपनी पॉकेट मनी में या उसकी सेविंग्स में डाला हो। समझ में आ गया? तो लिखा है इन हाउ मेनी मंथ्स, पहले तो उसने लिखा ही प्लूरल में हुआ है, क्वेश्चन में लिखा ही प्लूरल में हुआ है, तो हाउ कैन वी फाइंड द टर्म? तो कितने महीनों में मतलब कुछ महीनों में, कुछ का मतलब है कि हमें सम निकालना होगा। इन हाउ मेनी मंथ्स शी सेव्स 2000, वी विल फाइंड सम ऑफ n टर्म्स शुड बी इक्वल टू 2000। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, 32, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है n, तो n/2 2a plus n-1b, and that should be equal to 2000। समझ में आ गया? एक
कॉमन मिस्टेक है आपके बैच में, नहीं सब में होती है, ये प्लस वाला फॉर्मूला ना, प्लस हम लगाते नहीं है बीच, पता नहीं क्यों मिस कर देते हैं। a प्लस n-1d लिखवाती हूँ, जब आप खुद से लिखते हो ना इस प्लस को उड़ा देते हो, क्यों? हाँ, काफी क्वेश्चंस में होता है, एंड दिस इज नॉट लाइक स्पेसिफिक टू योर सेशन, हर सेशन में ऐसा होता है। 34 नहीं है, 36। अच्छा ठीक है, मेरी गलती बच्चे, ठीक है D4। ठीक हो गया। नेक्स्ट आएगा 40। सो n/2, we need the number of months, n/2, 2 into 32 plus n-1, common difference is 4 and that will be equal to 2000. करो सॉल्व इसको। अच्छा, जो भी ऐसे फर्स्ट टाइम अगर एपी का टेस्ट दिया है आपने, गलतियां तो होती हैं, बट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, अपने फॉर्मूलाज को और उसकी एप्लीकेशंस को करो। आपकी बुक अभी फिलहाल के लिए काफी होगी क्वेश्चंस को सिर्फ देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया। एक्स्ट्रा वर्कशीट जो मैंने दी है वो भी, लेकिन अगर फिलहाल एक दो बार अगर बुक को ही कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर एक्स्ट्रा वर्कशीट हम उठाते हैं, उसके बाद इतना करने पे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाए। फर्स्ट टेस्ट नो डाउट ऐसा ही जाता है, एपी पहली बार तो समझ में आने से रही, ठीक है, तो ये मत सोचना कि अभी समझ नहीं आ रही कैसे होगा। और सच में आपने अगर ऑनलाइन पढ़ाई की है ना 2 साल आपके क्रूशियल ईयर्स में, वो रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं। उसका जो अब बेनिफिट आपको अब है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है, सॉल्व करना दिमाग में स्टे नहीं कर रहा है, ये 2 साल ऑनलाइन का ही नतीजा है, जो तुम लोग क्रूशियल ईयर्स में 9th में भी आपने ऑनलाइन लगाया मोस्ट ऑफ द सेशन। समझ में आ गया? इसके फैक्टर्स बनाओ। n² प्लस 40n माइनस 25n माइनस 1000 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। माइनस 40 को हम कर देंगे रिजेक्ट। तो इन 25 months she will save ₹2000। 25 months तक उसकी सेविंग्स इन टोटल हो जाएगी ₹2000। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स कर रहे हो ना तो ये क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ गया? आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा है 1 + 4 + 7 सो ऑन टिल आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो, लास्ट की टर्म है x और सम आ गया 287। इसके 2-3 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन एक ये है, एक और आएगा, मैंने शायद आपको टेस्ट उसमें डाला हुआ है, हैंडआउट में डाला हुआ है, वर्कशीट में दिया हुआ है आपको। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2-3 हैं, इनकी स्टेटमेंट को आप याद कर लो, क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन को, क्योंकि इनको सॉल्व स्पेसिफिक केस के साथ ही होते हैं, ऐसा नहीं कि फैक्टर्स बहुत इजीली बन जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो अंबिका, जो ये x है ये लास्ट टर्म है, ये nth टर्म नहीं है। समझ में आ गया? आपकी an जो है वो x के इक्वल है। तो हमने कहा कितनी टर्म्स ने 287 का सम बनाया, हमें नहीं पता, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n। फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a plus n-1d and that sum should be equal to 287।
ए की वैल्यू क्या है 1, एन की वैल्यू मेरे पास नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद एक बार कोशिश करो कैलकुलेशंस खुद करने की। फिर हमें करना होता है फैक्टराइज। -42 +41, तुम इसमें 7 कैसे, अच्छा 7 से कर रहे हो, 3n² हाँ जी। तुमने n की वैल्यू 42 कैसे निकाल ली, करो दोबारा से, करो खुद करो देखो, के बाद सॉल्व करो, देखो गलती कहाँ किया तुमने। बिल्कुल कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन ही बढ़ेंगी अगर आपको इसको फैक्टराइज नहीं करना। आई कैन सी दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इससे देखो 41 आ गया विच इज अ प्राइम नंबर, इन सबको मल्टीप्लाई करते हो 42 बनता है, दो कंसेक्टिव नंबर्स आ गए, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला मेथड लगाना थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, पर अगर हमारे पास कोई हल नहीं है तो हम वही लगाएंगे। समझ में आ गया इतना हमें। हाँ अब देखो तुमने गलती कहाँ किया साकेत, 3n(n-14) + 41n-14, समझ में आ गया। तो अब जो ये n की वैल्यू आई है, ये आपके पास टर्म की पोजीशन आई है, टर्म की प्लेस आई है, दैट मीन्स योर 14th टर्म। n की वैल्यू 14 आ गई, बिकॉज ऑब्वियसली नेगेटिव वन हम रिजेक्ट कर देंगे। a14 इज इक्वल टू x, एंड नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन में n नहीं कहा है निकालने को, तो आप ये n निकालते हो, आपका क्वेश्चन अधूरा है, और तुमने यहाँ पर x लिख दिया। x तो वैसे लिख नहीं सकते हैं, x टर्म है, x पोजिशन नहीं है, समझ में आ गया। तो यहां से आएगा a + 13d, a कितना था इसमें 1, और d कितना है अपने पास 3, तो a14 विच इज x इज इक्वल टू 40। समझ में आया ये। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। आपको जो असाइनमेंट दी हुई है ना उसी में है, क्लास वर्कशीट दी हुई है उसी में क्वेश्चन होगा। अब ये वाला खुद करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है विच सेज -4 + -1 + 2 so on till x is equal to 437। ये क्वेश्चन करके फिर छुट्टी होगी, चाहे 2 मिनट लगाओ चाहे 5 मिनट। साइंस क्लास जाना है टाइम पे, तो फटाफट से क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो, जो चेक करवाएगा वो जाएगा, बाकी बैठे रहो यहाँ। फॉर्मूला है जितना मैंने अभी करवाया ना वो कर लो, अंगड़ाई लेने की जगह अगर काम कर लोगे ना, ठीक है।
-4 -1 +2 so on till x क्या फॉर्म कर रहे हैं? AP। फर्स्ट टर्म क्या है उसकी? कॉमन डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिखोगे? क्या लिखोगे नंबर ऑफ टर्म्स को? x नहीं लेना है, x यहां दिया हुआ है, y ले लो बट नॉट x। सॉल्व करो इसको। -437। हाँ जी, फैक्टर्स नहीं बन रहे इसके। 3 इंटू 874। 874 2 से मल्टीप्लाई होता है, करो। 437। अब ये 437 अटकने वाली बात आ जाती है। 11 से नहीं होता, 13 से नहीं, ट्राई 17, ट्राई 19। ये विद प्रैक्टिस याद ही होता है ना। अगर 1 साल 6 महीने मैं भी छोड़ दूं ना, उसके बाद मुझे क्वेश्चन मिले तब मैं भी सोचती हूँ 2 मिनट, उसके बाद पूरा सेशन याद रहता है। समझ में आ गया? आप भी जब इस क्वेश्चन को 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो आफ्टर अ पॉइंट ये याद हो जाएगा। उसका यही तरीका है। इफ आई लीव दिस क्वेश्चन, आई लेव दिस क्वेश्चन लाइक लास्ट टर्म मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद नहीं प्रैक्टिस करवाया था, तो जब आपकी क्लास में पहली बार करवाया तो आई ऑल्सो थॉट अबाउट इट कि क्या फैक्टर्स बनेंगे। अब याद है, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स क्या होंगे? -57n +46n -874 इक्वल्स टू 0। 3n कॉमन लिया, n -19। 46 कॉमन लिया, n -19 इक्वल टू 0। कुछ गलती तो नहीं? 874 में से इफ आई टेक 46 कॉमन which is like this, तो 57 होना चाहिए। अच्छा 3 तो उसमें था ना, ठीक है ठीक है। सो 3n +46 n -19 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू आ गई 19, तो आपकी nth टर्म x है, 19th टर्म x है, तो a + 18d इज इक्वल टू x। a की वैल्यू क्या थी इसमें? -1। कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। समझ में आ गया इतना? 6 to 7 AP ही आगे करवाऊंगी, ठीक है। टाइम पे आया करो। हाँ अच्छा, फिर भी देखो सिर्फ इसके लिए काटा था, अदरवाइज तो देती नहीं, ठीक है। तुमने क्योंकि फॉल्स ही लिख दिया।
लिखा है पर फिर भी। हाँ, एक नंबर मतलब वैसे दे दिया which is true लिखना होता है true ही होता है, अदरवाइज ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, यूजुअली मेथड फॉलो नहीं करते हैं। दामिर प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर? तुम्हारा पेपर बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ किया ही नहीं हुआ, पेपर में आके बिल्कुल या तो ब्लैंक हो गए, सीरियसली अगर इशू आ रहा है तो आप कैसे करोगे बताओ? कितना लोगों से घर पे सॉल्व होते हैं वो यहाँ पे आगे क्यों नहीं होते? कोई नहीं है उनसे घबरा जाते हो, बिल्कुल अलग बैठा करो, फ्रेंड्स के साथ मत बैठना पेपर के टाइम ना, बिकॉज दिस इज व्हाट आई फिर भी इनके मतलब थोड़ा सा अलग बैठना और आराम से ये सोच के बैठो घर पे बैठो, थोड़ा मेंटल कंडीशन बेटा सच में सही रखो। सीरियसली आई वांट कि ये तुम्हारा रिस्पांस तो नहीं होना चाहिए था जो पेपर का रिस्पांस है,